तो भविष्य में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की ये जो दुनिया है, इसे किसी बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है? एक ऐसा भविष्य जिसकी कल्पना 20वीं सदी में की गई थी, वो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी लगता है। तो चलिए उन बॉक्सों पर फिर से सोचते हैं जिनमें हम रहते हैं, उन ढांचों पर जिन पर हम भरोसा करते हैं, और उन नियमों पर भी जिन्हें हम सोचते हैं कि बदला ही नहीं जा सकता। आइए इस सफर में जरा गहराई से उतरते हैं। बकमिंस्टर फुलर ने एक बार कहा था, कोई ऊर्जा संकट, भोजन संकट या आवास संकट नहीं है, बल्कि एक डिजाइन संकट है। ये एक बहुत ही जबरदस्त सोच है और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का आधार भी है। फुलर का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी चुनौतियां असल में संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि कल्पना की कमी से पैदा होती हैं। हमारी समस्याएं हमारे अपने ही अकुशल और अदूरदर्शी डिजाइनों से पैदा हुई हैं। 20वीं सदी की वास्तुकला की सबसे बड़ी कमी के बारे में सोचिए। समकोण वाला बक्सा, ये भारी है, इसमें मटेरियल बहुत बर्बाद होता है और ये अंदर से कमजोर भी है। असल में ये प्रकृति के अपने डिजाइन के सिद्धांतों के एकदम खिलाफ है। अब जरा देखिए कि प्रकृति कैसे निर्माण करती है। बुलबुलों से लेकर ग्रहों तक हर चीज गोलाकार प्रणालियों का इस्तेमाल करती है। क्यों? क्योंकि वो हल्के हैं, कुशल हैं और उनमें एक यूनिफाइड ताकत होती है। देखिए, एक चौकोर ढांचे की जो मजबूती है ना, वो पूरी तरह से उसके कोनों की कठोरता पर ही टिकी होती है। अगर उन जोड़ों में से कोई एक भी फेल हो जाए तो पूरा का पूरा ढांचा ढह जाता है। ये एक ऐसा आकार है जो अपनी बनावट में ही कह सकते हैं कि अस्थिर है। और दूसरी तरफ है त्रिकोण, जो प्रकृति का सबसे मजबूत आकार है। आप इसकी भुजाओं की लंबाई बदले बिना इसे बिगाड़ ही नहीं सकते। ये ज्यामिति का एक बुनियादी नियम है। जरा पुलों और टावरों के ढांचों के बारे में सोचिए। वे सभी अपनी ताकत के लिए त्रिकोण का ही तो इस्तेमाल करते हैं। इसका हर हिस्सा या तो तनाव में काम करता है या दबाव में, जो इसे अविश्वसनीय रूप से कुशल बनाता है। और यही बात हमें जियोडेसिक समाधान तक ले आती है। आर्किटेक्चर के लिए एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी नजरिया। ये सिर्फ एक इमारत से कहीं ज्यादा है। ये बॉक्स के संकट को हल करने के लिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का एक बहुत ही साहसिक इस्तेमाल है। तो ये काम कैसे करता है? अच्छा, एक जियोडेसिक डोम आपस में जुड़े हुए त्रिकोणों का एक जाल है। जब किसी एक बिंदु पर कोई बल लगाया जाता है, चाहे वो हवा हो, बर्फ हो या फिर भूकंप हो, वो बल तुरंत पूरे ढांचे में बंट जाता है। इसमें कोई कमजोर कोने नहीं है, विफलता का कोई एक बिंदु नहीं है। और सबसे कमाल की बात, ये एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जो आकार में बड़ी होने पर आनुपातिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। एक आम छत पर कोई भारी वजन पड़ने पर लगभग 80% तनाव उसी एक बिंदु के आसपास केंद्रित हो जाता है। लेकिन एक जियोडेसिक डोम में कहानी बिल्कुल अलग है। लगभग 80% वजन मिलीसेकंड के अंदर पूरी संरचना में फैल जाता है और सिर्फ 20% ही स्थानीय रूप से केंद्रित रहता है। ये तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी और एफिशिएंसी में एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। यहां प्रकृति की अंतर्निहित कुशलता का एक और उदाहरण है। एक गोला न्यूनतम सतह क्षेत्र के साथ अधिकतम संभव वॉल्यूम को घेरता है। जब इसे वास्तुकला पर लागू किया जाता है तो इसका मतलब है कि समान मात्रा में फर्श की जगह घेरने के लिए एक डोम को एक बॉक्स की तुलना में लगभग 32% कम सामग्री की जरूरत होती है। मतलब कम लागत, कम बर्बादी और पर्यावरण पर भी एक छोटा असर। और इस ज्यामितीय कुशलता का सीधा नतीजा तो और भी कमाल का है, क्योंकि इसका सतह क्षेत्र मौसम के संपर्क में कम आता है। इसलिए एक डोम को गर्म और ठंडा करने के लिए एक पारंपरिक घर की तुलना में औसतन 30% कम ऊर्जा की जरूरत होती है। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये थर्मोडायनामिक्स है। जियोडेसिक डोम सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक बहुत बड़े दर्शन का एक शक्तिशाली उदाहरण है। मतलब कम संसाधनों के साथ लगातार ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन हासिल करना। फुलर ने इस प्रवृत्ति को एपिमेराइजेशन कहा, यानी कम से ज्यादा हासिल करने की कला और विज्ञान। ये मानव सभ्यता के लिए स्थायी प्रगति की कुंजी है। जरा सोचिए, शुरुआती दौर के कमरों जितने बड़े कंप्यूटरों से लेकर आज हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन्स तक, सिद्धांत वही लागू होता है। कम सामग्री, कम ऊर्जा और ज्यादा क्षमता। लेकिन क्या होगा अगर हम इस दर्शन को वास्तुकला से भी आगे ले जाएं? जरा डायमेंशन कार के बारे में सोचिए। यह वही क्रांतिकारी डिजाइन डीएनए साझा करती है, लेकिन इसे परिवहन पर लागू किया गया है। एक हल्की वायुगतिकीय टीयरड्रॉप बॉडी, अविश्वसनीय गतिशीलता के लिए 3 पहिए और असाधारण ईंधन दक्षता के लिए एक डिजाइन।
डायमैक्सियन कार का पूरा मकसद था लोगों को कम सामग्री और कम ईंधन के साथ अधिक कुशलता से पहुंचाना। ये असल में चलता फिरता एपिमेराइजेशन था। डोम और डायमैक्सियन कार सिर्फ अलग-अलग इनोवेशन नहीं हैं, वे एक बहुत बड़े विश्व दृष्टि का हिस्सा हैं। एक ऐसी सोच जो मानती है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फुलर ने इस विज्ञान को सिनर्जेटिक्स कहा, यानी संपूर्ण प्रणालियों का अध्ययन। देखिए, एक जियोडेसिक डोम की ताकत किसी एक त्रिकोण से नहीं आती है, यह सभी त्रिकोणों के एक साथ काम करने से पैदा होती है, ठीक एक टीम की तरह, जहां पूरा सिस्टम अपने हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। तो सिनर्जेटिक्स के संदर्भ में सोचने का अगला तार्किक कदम क्या है? आपको हमारे ग्रह की जो अदृश्य सिनर्जी है उसे देखने के लिए एक उपकरण की जरूरत होगी, और उस उपकरण का नाम है जियोस्कोप। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा ग्लोब जो रियल टाइम में हमारे ग्रह की नब्ज को दिखाता है, संसाधनों का प्रवाह, जनसंख्या का घनत्व, मौसम के पैटर्न। जियोस्कोप का उद्देश्य एक वैश्विक डेटा सिमुलेशन टूल बनना था, ताकि मानवता हमारे ग्रह को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में समझ सके और उसका प्रबंधन कर सके, ताकि हम समस्याओं को बड़े पैमाने पर और समझदारी से हल कर सकें। और ये हमें फुलर के सबसे शक्तिशाली रूपक तक ले आता है, जो इन सभी अवधारणाओं को एक साथ बांधता है, हमारे अस्तित्व को समझने का एक नया तरीका। हम सब इस विशाल खाली ब्रह्मांड में एक छोटे जैविक अंतरिक्ष यान पर यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं। ये हमारा घर है, एक जटिल और सुंदर मशीन जिसके संसाधन सीमित हैं। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें इसे पूरी तरह से समझना और इसकी देखभाल करना सीखना होगा। लेकिन यहाँ एक गहरा विचार है। इस शानदार ढंग से डिजाइन किए गए जहाज के लिए कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं आया। इंस्ट्रक्शन मैनुअल का ना होना कोई गलती नहीं थी, ये एक जानबूझकर किया गया डिजाइन विकल्प था। इसने हमें प्रयोग करने, सीखने और अनुभव के जरिए ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों को खोजने के लिए मजबूर किया। ज्यामिति, भौतिकी और सिनर्जी के नियम, ये असल में हमारी अपनी क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक चुनौती है। तो हम यहाँ हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जहाज पर, बिना किसी मैनुअल के, और दांव पर सब कुछ लगा है। सवाल बस एक ही है, क्या हम इतने समझदार बन पाएंगे कि अपने ही सर्वाइवल के इस ब्लूप्रिंट को पढ़ सके? वो ब्लूप्रिंट जो त्रिकोण में लिखा है, गोलों में लिखा है, हमारे चारों ओर के सिस्टम्स में लिखा है। क्या हम आखिरकार अपने वजूद की इस ज्योमेट्री को सीख पाएंगे? क्योंकि हमारा भविष्य, सच कहूं तो, इसी पर टिका है।